हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सारथी। आज हम इस चैनल पे क्लास 10th का चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी कवर करने जा रहे हैं, जो कि है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले रिसोर्स होता क्या है? Everything available in our environment which can be satisfy our need is called resource। कोई भी चीज़ जो हमारी इन्वायरमेंट में मिले और हमारे नीड्स को पूरा करे उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। और ये जो चीज़ें इन्वायरमेंट में मिल रही है ना, ये चीज़ें टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल भी होनी चाहिए, यानी कि इसको निकालने की प्रॉपर टेक्नोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। इकोनॉमिकली फीसिबल, यानी इसको निकालने के बाद हमें कुछ फ़ायदा होना चाहिए। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी हमारी कल्चर इन रिसोर्सेज को एक्सेप्ट कर रही हो। अगर कोई चीज़ ऐसी है तो उसे हम रिसोर्स बोलेंगे। तो रिसोर्स क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी इन्वायरमेंट में मिले, हमारी नीड को सेटिस्फाई करे और वो कल्चरली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीसिबल, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फीसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होगी, तो उसे हम रिसोर्स बोलेंगे। रिसोर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, एनिमल रिसोर्स एंड मेनी मोर। नेक्स्ट हम एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप समझेंगे अब बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है जिसे हम इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बोलते हैं। ये तीनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर है किसी न किसी रूप से। अगर हम देखेंगे तो एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो नेचर के साथ कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है? तो नेचर की चीज़ों का यूज़ करता है टेक्नोलॉजी के साथ। नेचर की चीज़ों को लेता है, उसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है और उससे कुछ फिनिश गुड बनाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? एक इंसान जो है वो नेचर की चीज़ों को लेता है, नेचर की चीज़ों को लेता है, उसके ऊपर कुछ टेक्नोलॉजिकल वर्क करता है यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशन में बैठ करके, और वहाँ से फाइनल गुड निकालता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वीट की, तो वीट डायरेक्टली हमें आटा तो मिलेगा नहीं, गेहूं से डायरेक्टली हमें आटा तो मिलेगा नहीं, हमें गेहूं को पीसना पड़ेगा तब जा करके आटा बनेगा हमारे यहाँ पे। गेहूं को पीसने के लिए हमें चाहिए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या बोला गया? एक ह्यूमन नेचर से क्या ले रहा है? गेहूं ले रहा है, उस गेहूं का यूज़ कर रहा है। उस गेहूं का यूज़ कैसे करेगा? तो एक इंस्टीट्यूशन क्या होती है? कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी को सेटअप करें। तो ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? गेहूं ले रहा है नेचर से, एक जगह यानी एक इंस्टीट्यूशन में टेक्नोलॉजी को सेटअप करके उस गेहूं से वो आटा बना रहा है। तो ये क्या बोला गया है? जो ह्यूमन बीइंग होता है वो तीन चीज़ों से कनेक्टेड होता है, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन बीइंग नेचर की चीज़ों को यूज़ करता है, एक इंस्टीट्यूशन में बैठ करके टेक्नोलॉजी के यूज़ के थ्रू उस नेचर की चीज़ को मॉडिफाई करके अपना काम चलाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया? ह्यूमन बीइंग जो एक लिंक प्रोवाइड करता है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन को समझेंगे। रिसोर्सेज को मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पे। दूसरा है ओनरशिप के बेसिस पे। तीसरा है एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे। एंड चौथा है हमारा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे। ऑरिजिन के बेसिस पे हमारे 2 टाइप आते हैं इसमें भी, एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। वही ओनरशिप के बेसिस पे हमारे 4 टाइप आते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे 2 टाइप आते हैं, पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। वहीं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे 4 टाइप्स आते हैं, एक है पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्स, तीसरा है स्टॉक रिसोर्स एंड फोर्थ इज रिजर्व्स रिसोर्स। अब देखते हैं रिसोर्सेज के बारे में। जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे ना 2 ही कैटेगरी में बांटा जाता है रिसोर्सेज को, या तो रिसोर्स नेचुरल होगा या तो वो ह्यूमन मेड होगा। तो रिसोर्सेज बेसिकली या तो नेचुरल हो सकते हैं या फिर ह्यूमन हो सकते हैं। नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिला है, और ह्यूमन मतलब जो ह्यूमन ने बनाया है। नेचुरल को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो उसको रिन्यूएबल के अंदर डाला गया है। फॉर एग्जाम्पल रिवर, फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल एयर, ये सारी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, तो इनको हमारे रिन्यूएबल के अंदर डाला है। वहीं नॉन रिन्यूएबल के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो कि एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाए।
जैसे कि मेटल्स, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर एक टाइम पे ख़त्म हो गई तो इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमेशा हमेशा रहे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो ख़त्म हो जाए टाइम के साथ। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक है कॉन्टिन्यूअस, जिसमें एग्जाम्पल है विंड, वाटर। दूसरा है बायोलॉजिकल। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये वो रिसोर्सेज है जो कि हमेशा हमेशा रहेंगे। इस हमेशा हमेशा वाले रिसोर्सेज को दो हिस्सों में बांटा गया। एक लिविंग में, लिविंग को बायोलॉजिकल बोला गया, और एक नॉन लिविंग, नॉन लिविंग को कॉन्टिन्यूअस और फ्लो बोला गया। जो कॉन्टिन्यूअस और फ्लो का एग्जाम्पल है विंड और वाटर, नॉन लिविंग है, ये हमेशा हमेशा चलेंगे। लिविंग में क्या होता है? बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल को भी दो हिस्सों में बांटा हुआ है, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन, यानी फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जैसे पेड़ पौधे, वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स वगैरह, तो ये लिविंग के अंदर आएंगे आपके, जो हमेशा हमेशा रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे आपके। और नॉन लिविंग वाले कौन से हैं? आपके विंड, वाटर, ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो दो टाइप थे, एक है लिविंग, एक है नॉन लिविंग। लिविंग वाले में हमने क्या किया था? कॉन्टिन्यूअस बोला है लिविंग वाले को, जिसका एग्जाम्पल है विंड, वाटर। और नॉन लिविंग वाले को हमने कॉन्टिन्यूअस बोला है, जिसका एग्जाम्पल है विंड, वाटर। एंड लिविंग वाले को हमने बायोलॉजिकल बोला है, जिसका एग्जाम्पल है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वैसे ही हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जो एक बार खत्म हो जाए तो उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे। जैसे कि मेटल्स, जैसे कि हमारा इसमें भी दो टाइप बांटा हुआ है। पहला है रिसाइकेबल और दूसरा है नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकेबल मतलब वो रिसोर्स जिसे आप बार 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 यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रिसाइकेबल वाले वो रिसोर्स जिसे आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते, एक से दो बार यूज़ कर सकते हैं। आपका रिसाइकेबल का एग्जाम्पल है मेटल। मेटल को हम बार बार किसी अलग अलग फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, एक ही मेटल को। लेकिन जो हमारे नॉन रिसाइकल का एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल, अगर एक बार ये यूज़ हो गया तो इसे आप दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या बोला गया? रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकल मतलब बार 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 यूज़ करना, एंड नॉन रिसाइकल मतलब बार बार यूज़ नहीं कर सकते। रिसाइकेबल का एग्जाम्पल है मेटल, नॉन रिसाइकेबल का एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स। ये तो हो गई नेचर की बात। अब आते हैं ह्यूमन के ऊपर। ह्यूमन की भी दो टाइप में बांटा हुआ है रिसोर्सेज को, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, एंड सेकंड इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी। सो बेसिकली यहाँ पे रिसोर्सेज दो मेजर टाइप में थे, नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल में वो चीज़ें आती थी जो हमें नेचर से मिलती थी, और ह्यूमन में वो चीज़ें आती थी जिनको ह्यूमन से बनाया है। यहाँ पे आगे देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के बारे में। ऑरिजिन के बेसिस पे हमने पढ़ा है अभी पीछे कि दो हिस्सों में रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया हुआ है। पहला है बायोटिक यानी लिविंग थिंग, और दूसरा है एबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग। जो भी चीज़ लिविंग थिंग है वो बायोटिक की कैटेगरी में आएंगी, और जो भी चीज़ नॉन लिविंग थिंग है यानी जो भी चीज़ आपकी जिंदा नहीं है, अजीवित है, वो आपकी नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आएगी। लिविंग थिंग की कैटेगरी में कौन सी चीज़ें आएंगी? जैसे प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स, फंगी, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? हमारे बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आएंगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आएंगी। वहीं एबायोटिक में कौन सी चीज़ें आएंगी? हमारी एयर, वाटर, हमारी लाइट, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हमारी एबायोटिक में आएंगी, नॉन लिविंग थिंग्स है सारी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है बायोटिक यानी लिविंग, और दूसरा होता है एबायोटिक यानी नॉन लिविंग। नेक्स्ट आता है एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कौन सा रिसोर्स कितनी जल्दी खत्म हो रहा है, कितनी जल्दी एग्जॉस्ट हो रहा है। इसके भी दो टाइप हैं, एक है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो कभी खत्म ही ना हो, और नॉन रिन्यूएबल मतलब जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाए। ठीक है, तो रिन्यूएबल कौन सा होता है? रीस्टोर नेचुरली at a rate comparable to the human consumption. Example, sunlight, crops, water, livestock, wind, trees. तो renewable resources वो resources जो कि हमेशा हमेशा रहेंगे आपके यहाँ पे, जैसे कि आपका वाटर, विंड, ट्रीज वगैरह। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि बहुत फाइनाइट अमाउंट में, फाइनाइट अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा फिक्स अमाउंट में यहाँ पे, और एक बार अगर ये खत्म हो गए तो इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर फ्यूल्स, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, मेटल्स एंड एक्सेट्रा। तो ये है हमारी एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है ओनरशिप के बेसिस पे। ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज को 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक बंदा यूज़ कर रहा हो उसे इंडिविजुअल रिसोर्स के अंदर डालेंगे। जिस भी चीज़ को सिर्फ एक ही इंसान यूज़ करे, सिर्फ इंडिविजुअल ही यूज़ करे, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा घर, जो घर है, अगर मेरा घर है तो उस घर के अंदर सिर्फ मैं रहूँगी,
किसी और को नहीं रखूँगी यहाँ पे। मतलब बेसिकली उस घर के अंदर मेरा राइट होगा वहाँ पे, उस घर में मैं रहूँगी यहाँ पे। तो क्या बोला, ये मेरा अपना इंडिविजुअल का हो गया, मेरा होगा अपना। तो जो घर होता है, कार होती है, बाइक्स होता है, प्लॉट होता है, ये सब एक इंडिविजुअल का होता है, एक बंदे का होता है यहाँ पे। तो इसको इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट, कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्सेज में एक कम्युनिटी उस रिसोर्सेज को यूज़ करिए। बहुत सारे लोग, आपके आसपास के लोग, जो आपकी लोकेलिटी के लोग हैं, वो सारे लोग उस रिसोर्स को यूज़ कर रहे होंगे, वो कम्युनिटी रिसोर्स के अंदर आएगा। जैसे कि पार्क, पार्क में कोई एक बंदा नहीं जाएगा, पार्क में बहुत सारे लोग जाएंगे, उस एरिया के जितने भी लोग होंगे वो पार्क में जाएंगे। पिकनिक स्पॉट, पिकनिक स्पॉट पे कोई एक इंसान नहीं जाएगा, बहुत सारे लोग जाएंगे। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में कोई एक बंदा होता है, और कम्युनिटी रिसोर्सेज में जो भी उस आसपास के इलाके के अंदर जितने भी लोग होते हैं, वो सारे लोग उस रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मॉल्स, एग्जाम्पल के लिए पार्क, पिकनिक स्पॉट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स मतलब कोई भी ऐसा रिसोर्स जो कि आपकी कंट्री के अंदर, कंट्री लेवल पे यूज़ किया जाए, उसे नेशनल रिसोर्स बोलेंगे। मतलब कोई भी ऐसा रिसोर्स जो आपकी कंट्री के सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन एक ऐसा रिसोर्सेज है जो कि हर एक इंसान यूज़ कर सकता है, तो इसे हम बोलेंगे यहाँ पे ये नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। इसी के साथ ओशन वाटर के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो पानी होता है वो उस कंट्री का पानी होता है। मतलब क्या है इसका, यहाँ पे मान लीजिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज ओशन वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स दैट इज 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट ऑफ अ कंट्री। कोस्ट का मतलब क्या होता है? कोस्ट बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ज़मीन ख़त्म होती है और पानी शुरू हो जाता है। तो जहाँ पे भी आपका ज़मीन और पानी मिल रहा होता है उस इलाके को कोस्ट कहते हैं। तो मान लीजिए कंट्री है इंडिया, इंडिया का एक जगह पे जाकर के ज़मीन ख़त्म हो रहा है और वहाँ से पानी शुरू हो रहा है। तो जहाँ से पानी शुरू हो रहा है वहाँ से 22.2 किलोमीटर्स तक का जो पानी होगा ना, उस पानी के अंदर जितनी भी चीज़ें मिल रही होगी वो इंडिया की होगी। वो पूरा पानी इंडिया का कहलाएगा और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें मिल रही होंगी वो यूज़ कौन करेगा? इंडिया करेगा। ये चीज़ हर कंट्री के साथ होती है। हर कंट्री का, मान लीजिए कोई भी कंट्री XYZ, उस कंट्री का पानी वाला इलाका शुरू होता है, ज़मीन ख़त्म होता है, पानी वाला इलाका शुरू होता है आपका, और उस पानी वाले इलाके में 22.2 किलोमीटर्स तक का जो पानी होगा वो उस कंट्री का पानी होगा, और उस पानी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज मिलेंगे वो रिसोर्स कौन यूज़ करेगा? वो कंट्री रिसोर्स यूज़ करेगी। तो ये क्या कहलाते हैं? नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। नेशनल रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं? जो कि पूरे देश के लोग यूज़ करें। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमने बात की ना पानी की यहाँ पे, कि जो 22.2 किलोमीटर जिसको कि 12 नॉटिकल माइल बोलते हैं, उतना तक का जो पानी होगा वो उस कंट्री का पानी होगा। अब मान लीजिए सारा पानी बट गया, तब भी कुछ थोड़ा सा ना इलाका पानी का बच गया, कुछ इलाका पानी का बच गया जो कि किसी भी कंट्री के अंडर में नहीं आता, तो वो पानी किसका होगा? इंटरनेशनल वाटर कहलाएगा। उस पानी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है वो कौन बांटेगा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बांटेंगी, जैसे कि UN वगैरह हो गया, ये बांटेंगी उसको। तो 4 टाइप के बेसिस पड़े ऑनरशिप में, अपने 4 रिसोर्सेज पड़े, 4 टाइप के रिसोर्सेज। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स जो कि किसी एक इंसान का होगा। दूसरा पड़ा कम्युनिटी रिसोर्स जो कि उस कम्युनिटी के लोग यूज़ कर रहे होंगे। तीसरा है नेशनल रिसोर्स जो कि पूरे देश भर के लोग यूज़ कर रहे होंगे। और चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्स, यानी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे यूज़ किया जा रहा होगा। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। स्टेटस एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे भी हमारे रिसोर्सेज को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट बीन यूटिलाइज। ऐसे रिसोर्स जो कि किसी जगह पे मिलते हैं बट वो यूज़ नहीं हो रहे उतनी ज़्यादा लेवल पे, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये हमारे पास प्रेजेंट है। सोलर एनर्जी हमारे पास बहुत है, राजस्थान वाले इलाके में देखेंगे तो सोलर एनर्जी हमारे पास भरमार में है। विंड एनर्जी भी बहुत सारी भारी मात्रा में गुजरात वाले इलाके में, लेकिन इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। पोटेंशियल है बट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट आर नॉट बीन यूटिलाइज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारे पास हैं तो, लेकिन हम उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है। नेक्स्ट हो गया डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स के अंदर क्या बोला गया? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ऐसे रिसोर्सेज जिसको हमने पता कर लिया है कि हमारी ज़रूरत के हैं, इनकी क्वांटिटी क्वालिटी को भी हमने डिफाइन कर लिया यहाँ पे, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। जैसे कि वुड वगैरह हो गया यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्या बोला कि स्टॉक। स्टॉक के अंदर क्या आता है? रिसोर्सेज दैट हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस देम। ऐसे रिसोर्सेज जो कि एक इंसान की नीड को तो सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन
उस रिसोर्सेज को यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमें नहीं पता, उस रिसोर्स को निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं पता, वो स्टॉक के अंदर आती है। जैसे बोलते हैं ना कि एक बच्चे के अंदर पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, काम तो ये बहुत अच्छा कर सकता है, बट ये काम करता नहीं है, इसका काम करने का दिल नहीं करता। सेम स्टॉक में भी वैसा होता है। स्टॉक में क्या होता है यहाँ पे आपका, ऐसे रिसोर्सेज जो कि इंसान की सेट नीड्स को तो सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन इनको यूज़ करने का प्रॉपर टेक्नोलॉजी हमें नहीं पता। जैसे कि हाइड्रोजन कैन बी यूज एज रिच रिसोर्स ऑफ द एनर्जी बट कांट बी यूज। जैसे कि अगर हम बात करें वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O, उसमें से जो हमारा हाइड्रोजन है, अगर उसको हम अलग कर लेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो बहुत बड़ी एनर्जी की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, बट हाइड्रोजन को अलग कैसे करना है इसकी टेक्नोलॉजी हमें नहीं पता। तो हमें पता है कि अगर हमने उसको अलग कर लिया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, लेकिन हमको उसकी टेक्नोलॉजी नहीं पता कि अलग कैसे करना है, वो स्टॉक के अंदर आता है। वही रिजर्व्स के अंदर क्या आता है, रिजर्व का मतलब क्या होता है, बचा करके रखना। रिजर्व यहाँ पे क्या बोला है, इट इज़ द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नोन हाउ बट देयर स्यू हैज़ बिन नॉट स्टार्टेड, बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बिन स्टार्टेड। रिजर्व्स रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे को पता है कि इसका यूज़ कैसे करना है, हमें ये भी पता है कि उसको निकालना कैसे, उसको निकालने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको सब कुछ पता है उसके बारे में, लेकिन हम प्रेजेंट टाइम में उसे यूज़ नहीं कर रहे, उसको बचा करके रखा है हमने अपने फ्यूचर के लिए। तो ऐसे रिसोर्सेज को रिजर्व रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि वाटर इन द डैम, डैम का जो पानी है उसको हम बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अभी कर नहीं रहे हैं। फॉरेस्ट, रिवर वाटर, इन सभी का हम बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम कर नहीं रहे, हमने इसको फ्यूचर के लिए छोड़ दिया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट में 4 टाइप्स आपने पढ़े। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, जिसमें कि रिसोर्स ऐसे होंगे जो कि हमको किसी रीजन में मिल तो रहे बट हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। डेवलप रिसोर्सेज जो कि पूरी तरीके से डेवलप होंगे। तीसरा स्टॉक, मतलब रिसोर्सेज तो हमें पता है कि ये है, लेकिन उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमें नहीं पता। और रिजर्व में क्या था, हमको सब कुछ पता है लेकिन अभी हम उसको बचा करके रखना है अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पे। तो ये 4 टाइप के रिसोर्सेज हैं स्टेटस एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में क्या बोला गया है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जो रिसोर्सेज होते हैं फ्री गिफ्ट है नेचर के, नेचर हमें फ्री में चीज़ें दे रही है यहाँ पे। ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। नेचर ने हमें फ्री में दिया है सारे रिसोर्सेज, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, बहुत गलत तरीके से इन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। जैसे कि कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि पहली प्रॉब्लम है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। अब कुछ हमारे पास इतनी भारी मात्रा में रिसोर्सेज हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं, बहुत ज़्यादा लालची लोग हैं। ये लालची लोग चाहते हैं कि रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ यही लोग करें, बाकी लोगों को मिले ही ना रिसोर्सेज। तो इन लोगों की वजह से, इनकी ग्रीड, इनके लालच की वजह से हमारे रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड क्या बोला है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड। रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के पास हैं, सभी के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। रिसोर्सेज सभी के लिए, नेचर तो सभी के लिए होता है, नेचर जो देती है वो सबको इक्वली देती है, लेकिन जो रिसोर्सेज है उसको कुछ ही लोगों ने अपने हाथों में रख रखा है, विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट, हैव एंड हैव नॉट, रिच और पुअर। रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के हाथ में है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में 2 टाइप के क्लासेस बढ़ गई है। एक जिनके पास रिसोर्सेज हैं और दूसरे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। जिनके पास रिसोर्सेज है उनको हम रिच कम्युनिटी में रखते हैं और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनको हम पुअर कम्युनिटी में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, रिसोर्सेज जो है वो कुछ हाथों में होना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। थर्ड क्या बोला गया है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैड लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। रिसोर्सेज का गलत तरीके से यूज़ करना बहुत सारी ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम्स को आमंत्रण देता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। रिसोर्सेज का अगर बहुत गलत तरीके से यूज़ किया जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ओजोन लेयर खराब होने जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन होना, लैंड का खराब होना, ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो हमने क्या देखा, रिसोर्सेज का जब गलत तरीके से यूज़ किया जाता है तो उसमें कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर ग्रीडी लोग, जो लालची लोग हैं, वो लोग चाहते हैं सारे रिसोर्सेज उनको मिल जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। सेकेंड
क्या है, आपका जो रिसोर्सेज है वो कुछ ही लोगों के पास है, जिसकी वजह से सोसाइटी में दो टाइप के ग्रुप बट गए। एक वो जो कि अमीर कहलाते हैं रिच, और दूसरे वो जो कि गरीब कहलाते हैं पुअर। थर्ड यहाँ पे क्या बोला गया, रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, बेवजह यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे सीवर प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन होना, लैंड का खराब होना, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड इन डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है चीज़ों को ऐसे यूज़ करना जो कि आज के टाइम पे भी यूज़ हो जाए और आने वाली जनरेशन को भी मिल जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने की ज़रूरत है, मान लो हमको एक दिन में सिर्फ 1 लीटर पानी की ज़रूरत है, ठीक है, हमको एक दिन में 1 लीटर पानी की ज़रूरत है, तो जो वाटर रिसोर्स जो है, वाटर हमारी रिसोर्स है, तो पानी सिर्फ 1 ही लीटर यूज़ करो, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो आज की डेट में, ताकि आने वाले टाइम के जो लोग हैं उनके लिए वो रिसोर्स बच के रहे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, चीज़ों का ऐसा यूज़ करना जिससे हमारी आज की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्स बच जाए। ठीक है, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर हमने चीज़ों का बिना सोचे समझे यूज़ किया, मान लीजिए वाटर को हमने बिना सोचे समझे यूज़ किया, तो हमारे आने वाली जनरेशन को पानी की किल्लत फेस करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यही चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें समझाती है कि चीज़ों का ऐसा यूज़ कीजिए कि आज के टाइम की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और आने वाले टाइम के जो लोग हैं उनको वो चीज़ मिल भी जाए। नेक्स्ट है हमारा रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। In June 1992, more than 100 head of states met in Rio de Janeiro in Brazil. जून 1992 के अंदर 100 से भी ज़्यादा देश ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो नाम की जगह पे मिले थे फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। इस जगह पे जो रियो डी जेनेरियो जो जगह है ब्राज़ील के अंदर, इस जगह पे पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे एक अर्थ समिट बुलाई गई थी, एक मीटिंग बुलाई गई थी। कब? 1992 में। द समिट वॉज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। इस मीटिंग में किस चीज़ को लेकर के बात हुई थी? इस मीटिंग में बात हुई थी इन्वायरमेंट को बचाने के बारे में। अर्थ समिट है तो अर्थ के बारे में बात की जाएगी, इन्वायरमेंट को बचाने के बारे में बात की जा रही है इस समिट के अंदर। हम इन्वायरमेंट को बहुत तेज़ी से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से ख़राब कर रहे हैं यहाँ पे। The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity। जितने भी 100 से ज़्यादा देश के जो लीडर्स यहाँ पे ज्वाइन किए थे रियो डी जेनेरियो के समिट को, उन सभी लीडर्स ने साइन किया है डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम के डॉक्यूमेंट पे। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स the global forest principle and adopt agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। रियो डी जेनेरियो ने क्या बोला है? रियो डी जेनेरियो आपका एक अर्थ समिट हुआ था यहाँ पे। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में एक जगह है। 1992 के अंदर 100 से भी ज़्यादा देश जो थे इस जगह पे मिले थे। इन सभी देशों ने मिल करके अर्थ को बचाने के बारे में कुछ सोचा था यहाँ पे। इन लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन भी किया था यहाँ पे, और इन्होंने बात की थी एजेंडा 21 को अपनाने की। एजेंडा 21 होता क्या है आपका, तो हम आगे समझते हैं एजेंडा 21 के बारे में। तो अब आता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 है क्या आपका? इट इज़ अ डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट व्हिच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था 1992 में वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे आपका यूएनसीईडी जो है, यहाँ पे आपके 100 से भी ज़्यादा देश जो थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन को साइन किया था 1992 के अंदर आपका यहाँ पे, और उन्होंने बात की थी कि हमें एजेंडा 21 को अपनाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के आना और एजेंडा 21 को अपनाना है। It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibility। एजेंडा 21 क्या बात करता है कि सभी देशों को बोलता है एजेंडा 21 कि अपने अपने लेवल पे, कंट्री लेवल पे जितना भी इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है उसको कम करो, जितनी भी गरीबी है उसको कम करो, जितने भी आपके डिजीजेस फैल रहे हैं, आपके जो भी बीमारियां फैल रही हैं, उन सभी को कम करने की कोशिश करिए यहाँ पे अपनी
ठीक है। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन एजेंडा, ओन लोकल एजेंडा 21। एजेंडा 21 का एक मेन एम ये है कि हर एक कंट्री के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट होगी, हर कंट्री की अपनी कुछ ना कुछ लोकल गवर्नमेंट होगी, तो हर कंट्री के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट होगी उसको अपने लेवल पे एजेंडा 21 अपनाना पड़ेगा। एजेंडा 21 क्या बात करता है? अर्थ को बचाने की बात करता है, हर तरीके से अर्थ को बचाने की बात करता है, डिजीज से बचाने की बात करता है, पोवर्टी से बचाने की बात करता है, इन्वायरमेंटल डैमेज से बचाने की बात करता है, हर एक तरीके से अर्थ को बचाने की बात करता है। आपके जो जितने भी 100 कंट्रीज मिली थी उनका मानना है कि अगर हमें वर्ल्ड को, अपनी दुनिया को सही बनाना है, अपनी अर्थ को सही बनाना है, अपने इन्वायरमेंट को सही बनाना है, तो इसके लिए हर एक कंट्री को अपनी अपनी साइड से अब कुछ ना कुछ योगदान देना पड़ेगा। अब योगदान कहाँ से आएगा? तो अगर हमने कंट्री के अंदर लोकल लेवल पे लोगों को समझाया ये चीज़, तो ये चीज़ अच्छे तरीके से होगी। तो एजेंडा 21 का मेन एम ही है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे भी एक लोकल एजेंडा 21 चले। ठीक है, तो लोकल जो एजेंडा 21 है वो अर्थ को बचाने की बात करता है। नेक्स्ट आते हैं रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर। रिसोर्स प्लानिंग क्या बोला गया है? प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट इज़ इंपॉर्टेंट इन द कंट्री लाइक इंडिया। जो प्लानिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और स्पेशली रिसोर्स की प्लानिंग तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। रिसोर्सेज हमारी अलग अलग जगह पे, इंडिया में किसी एक जगह पे रिसोर्स नहीं मिल रहे, इंडिया के अलग अलग हिस्से में हमारे को अलग अलग टाइप के रिसोर्स मिल रहे हैं। तो इंडिया के अंदर आपकी रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है हमारे यहाँ पे। कुछ टाइप की जगहों पे बहुत रिसोर्स, कुछ टाइप के पर्टिकुलर टाइप के रिसोर्स बहुत भारी मात्रा में मिलते हैं, तो वहीं उसी सेम जगह पे कुछ दूसरे टाइप के रिसोर्सेज बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे मिनरल्स, कोल बहुत भारी मात्रा में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर पानी बहुत भारी मात्रा में, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। पानी को यूज़ कैसे करना है, वाटर रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है, उसका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। थर्ड क्या बोला गया? राजस्थान के अंदर हमारे पास बहुत सारा विंड एंड सोलर एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे वाटर एनर्जी की कमी है, वाटर रिसोर्सेज की कमी है। वहीं पे हमारा जो सबसे ठंडा डेजर्ट है लद्दाख, इस जगह पे क्या है, ये पूरी कंट्री से एकदम अलग है, आइसोलेटेड, एकदम छुपा हुआ है ये जगह। यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में रिच कल्चर हेरिटेज है, लेकिन यहाँ पे पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और कुछ टाइप के मिनरल्स की भी कमी है। तो रिसोर्स प्लानिंग में क्या बोला गया है? जिस टाइप के रिसोर्स जिस जगह पे मिलते हैं उस रिसोर्स को वहाँ से लेना, और जिस टाइप के रिसोर्स वहाँ पे नहीं मिलते हैं वो रिसोर्स वहाँ पे मुहैया करवाना। हर जगह पे रिसोर्सेज पहुंच सके, ये कैसे संभव होगा? रिसोर्स प्लानिंग के तहत संभव होगा। पहले आपको पता करना पड़ेगा कि इंडिया के किस किस इलाके में कौन कौन से रिसोर्स मिलते हैं और किस किस इलाके में कौन से रिसोर्स नहीं मिलते। तो जहाँ पे जो रिसोर्स मिलते हैं वहाँ से वो रिसोर्स पकड़िए, और जहाँ पे वो रिसोर्स नहीं है वहाँ पे रिसोर्स को भेजिए। तो रिसोर्स को आपको हर एक जगह को इक्वली बांटना पड़ेगा, इसे ही कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट आता है इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग कैसे की गई है। तो इसके 3 लेवल्स हैं इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग के। पहला है आइडेंटिफिकेशन इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। पहला तो पता लगाना, आइडेंटिफाई करना कि इंडिया के किस हिस्से में कौन सा रिसोर्सेज है। जैसे अगर मैंने बोला सोलर एनर्जी मुझे चाहिए, तो सोलर एनर्जी कहाँ पे है? राजस्थान में हमारे यहाँ पे। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो सोलर एनर्जी है वो मेरी राजस्थान में। तो पहला पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाई, पता करना है सोलर आपके रिसोर्सेज का है। सेकेंड क्या बोला है? प्लानिंग करनी है आपको पता चल गया रिसोर्स वहाँ पे है, सोलर एनर्जी वहाँ पे राजस्थान में। अब प्लानिंग करो कि इस रिसोर्सेज को आप कैसे बांटोगे पूरी ऑल ओवर इंडिया में। थर्डली आपको क्या करना पड़ेगा? मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। जो प्लान रिसोर्स के रिगार्डिंग आपने बनाया है, क्या वो ऑल ओवर नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच कर रही है? अगर हाँ तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, अगर ना तो उसको आपको वहीं पर डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। तो रिसोर्स प्लानिंग इंडिया के अंदर 3 लेवल में है। पहला आइडेंटिफाई करो, दूसरा प्लान बनाओ, थर्ड देखो कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने बनाया है वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो वेल एंड गुड, नहीं करी तो आप उसके अंदर चेंजेस कीजिए। नेक्स्ट आते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन मतलब बचाना, रिसोर्सेज को बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज वाइटल फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटी। रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे, बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मे लीड टू द सोशो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम। हमारे रिसोर्सेज का बहुत गलत तरीके से यूज़ करना बहुत सारी प्रॉब्लम हम पे इम्पोज करता है। गांधी जी बोलते हैं, गांधी जी ने भी रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर के कुछ बातें कही है। उनका कहना है कि हमारे पास बहुत सारा रिसोर्सेज है, देयर इज एनफ फॉर एवरीवन नीड्स। हर एक इंसान के लिए, हर एक इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए रिसोर्स हमारे पास है,
एंड नॉट फॉर एनीवर्स ग्रीड, किसी की ग्रीड को पूरा करने के, किसी के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं है, लेकिन हमारे पास रिसोर्स हर एक इंसान की नीड को पूरा करने के लिए, नीड को पूरा करने के लिए तो रिसोर्स है, लेकिन ग्रीड को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं है। किसका कहना है? गांधी जी का कहना है। He placed the greed and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause for resources depletion at the global level. गांधी जी का मानना है जो ग्रीडी लोग होते हैं, लालची लोग होते हैं आपके, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश इंडिविजुअल्स जो होते हैं, इन लोगों की वजह से हमारे रिसोर्सेज आज के डेट में खत्म होते जा रहे हैं ग्लोबल लेवल से। He was against mass production and wanted to replace it with the production by masses. गांधी जी मास प्रोडक्शन को मना करते हैं, मास प्रोडक्शन मतलब बहुत भारी मात्रा में बनाना, उसको मना करते हैं, उसके अगेंस्ट है, और ये चाहते हैं कि प्रोडक्शन हो मासेस के थ्रू, मतलब बहुत सारे लोगों को मौका मिले चीज़ों को बनाने का, ना कि सिर्फ कुछ लोगों को मौका मिले चीज़ों को बनाने का। अगर कुछ लोग चीज़ें बना रहे हैं इसका मतलब सिर्फ उन्हीं के पास रिसोर्सेज है तभी वो चीज़ों को बना रहे आते। ये चीज़ गांधी जी इसको इसके खिलाफ है बिल्कुल ही। गांधी जी का मानना है हर एक मासेस मतलब हर एक जनता को कुछ ना कुछ बनाने का मौका मिलना चाहिए, ना कि कुछ ही लोगों को बनाने का मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है लैंड रिसोर्स के बारे में। लैंड रिसोर्स क्या बोला गया है? लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज में लैंड रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा लैंड रिसोर्स आपकी नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम का रूट है। अगर लैंड नहीं होगा तो ह्यूमन लाइफ नहीं होगी, जानवर नहीं रह पाएंगे यहाँ पे, वेजिटेशन आपके पेड़ पौधे नहीं हो पाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएगी, ट्रांसपोर्ट नहीं चल पाएगा, बातचीत नहीं हो पाएगी हमारे यहाँ पे। तो ये चीज़ इसमें बताई गई। लैंड के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं, एक प्लेन्स, एक माउंटेन और तीसरा प्लेट्यू। अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आप देखेंगे जो ब्लू पोर्शन है वो प्लेन का है। तो हमारे पास जितना भी लैंड है इंडिया के पास उसमें 43% हमारा प्लेन एरिया है। जितना भी लैंड है उसमें से माउंटेन हमारा 30% है और जितना लैंड बचा वो हमारा क्या होगा? प्लेट्यू कहलाएगा, जो कि 27% है। तो मेजर 3 टाइप के लैंड है, प्लेन, माउंटेन एंड प्लेट्यू। प्लेन 43% है, माउंटेन 30% है एंड प्लेट्यू 27% है। नेक्स्ट आते हैं लैंड यूटिलाइजेशन पे। लैंड को यूटिलाइज करने के बारे में इसमें बताया हुआ है, किस तरीके से हम लैंड को यूटिलाइज करते हैं, मतलब यूज करते हैं। सबसे पहला फॉरेस्ट लैंड, जिसमें से आपको बहुत सारे टाइप के मेडिसिन वगैरह मिलते हैं, बहुत सारे टाइप के हर्ब्स वगैरह मिलते हैं, वो फॉरेस्ट के अंदर आएगा। दूसरा टाइप का लैंड कौन सा होता है? लैंड एंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसी ज़मीन जो कि कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए यूज़ नहीं की जा रही, वो सेकेंड कैटेगरी है। जैसे कि बैरन एंड वेस्टलैंड। जैसे बैरन लैंड मतलब बंजर ज़मीन, वेस्ट लैंड मतलब भी आपकी बंजर ज़मीन होती है। ऐसी ज़मीन जो कि खेती बाड़ी के लिए यूज़ नहीं की जा रही, वो उसके अंदर पहला पॉइंट क्या है? वेस्ट लैंड, जो कि आपकी खराब होगी लैंड। दूसरी क्या बोली गई? लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, दैट इज बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज। सेकेंड पॉइंट में बोला गया ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर की खेती बाड़ी को छोड़ करके सारे काम हो रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स का बनाना, रोड्स का बनना, फैक्ट्रीज का बनना, मॉल्स का बनना, वो सारी चीज़ें। थर्ड टाइप क्या बोला है? अदर कल्टिवेटेड लैंड, जिसके अंदर आता है आपका परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ऐसी ज़मीन जिसमें कि आपका परमानेंट पास्चर का मतलब वो ज़मीन जहाँ पे आपके जानवर चढ़ते हैं, खाते हैं, ग्रेज करते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आएगा। सेकेंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स, ग्रोव। ऐसे ज़मीन जहाँ पे आपके कुछ टाइप के ट्रीज उगेंगे, बहुत अलग अलग टाइप के ट्रीज उगेंगे यहाँ पे। एंड थर्ड टाइप क्या बोला है? कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ऐसी ज़मीन जो कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। ऐसी ज़मीन जिसको 5 साल तक, 5 एग्रीकल्चर ईयर तक आपने उसके पर कोई खेती बाड़ी नहीं की, ऐसी ज़मीन को हम कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलते हैं हमारा, ठीक है। तो पहला हमारा फॉरेस्ट लैंड था, दूसरा हमारा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसा ज़मीन जिसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं होता। थर्ड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ऐसी ज़मीन जिस पे खेती बाड़ी आपकी नहीं होती, जिसमें कि 3 टाइप पड़े, परमानेंट पैस्चर। सेकेंड आपका यहाँ पे क्या था? लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज। थर्ड आपका था कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब आपका फोर्थ आता है फैलो लैंड। फैलो लैंड में 2 टाइप आते हैं, करंट फैलो लैंड एंड अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड का मतलब क्या होता है? लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। ऐसी ज़मीन जिसको आपने 1 साल या फिर 1 साल से थोड़ा कम समय के लिए आपने उसको बंजर छोड़ दिया, ऐसे ही खाली छोड़ दियो, तो उसे हम बोलते हैं करंट फैलो लैंड। अदर देन फैलो लैंड को क्या बोलते हैं? अदर देन करंट फैलो को मतलब होता है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। ऐसी ज़मीन जिसको 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम उस पर आपने कोई खेती नहीं की है, तो ऐसी ज़मीन को हम क्या बोलते हैं? अदर देन करंट फैलो लैंड बोलते हैं, ठीक है। लास्ट आपका आता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब वो जगह जहाँ पे आपकी खेती बाड़ी होगी। 5 टाइप के लैंड पड़े, ये वाला
टॉपिक आपका एग्जाम्स में ज़रूर आता है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा इसको। 5 टाइप की आपने लैंड पढ़ी, पहली फॉरेस्ट लैंड, दूसरी वो लैंड जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती, इसके 2 टाइप पढ़े, वेस्ट लैंड एंड ऐसी ज़मीन जहाँ पे बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह बनाए जाते हैं। थर्ड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें आता है परमानेंट पैस्चर जहाँ पे जानवर को चराया जाता है। दूसरा, मिसलेनियस ट्रीज जहाँ पे उगाए जाते हैं। तीसरा, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, वो लैंड जिसको 5 साल के लिए छोड़ दिया है ऐसे ही। फोर्थ, फैलो लैंड, जिसमें 2 टाइप आते हैं, करंट फैलो, इसका मतलब कोई भी ज़मीन जिसको 1 साल या 1 साल से थोड़ा कम समय के लिए आपने ऐसे ही छोड़ दिया बंजर, वो फैलो लैंड में आएगा, करंट फैलो में आएगा। अदर देन करंट फैलो मतलब 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम समय के लिए आपने ज़मीन को छोड़ दिया है, तो वो अदर देन करंट फैलो में आएगा। नेट जोन एरिया मतलब वो इलाका जहाँ पे आप खेती करोगे। नेक्स्ट आता है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। क्या बोला है? लैंड यूज ऑफ इंडिया, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय द फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन, डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन एक्सेट्रा। लैंड को यूज जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है फिजिकल फैक्टर और दूसरा आपका ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आता है टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, ये सारी चीज़ें आती हैं। ह्यूमन फैक्टर में आता है पॉपुलेशन, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, टोटल जो एरिया इंडिया का वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इसमें क्या बोला गया है? लेट लैंड यूज डाटा हाउएवर अवेलेबल only for 93% of total geographical area because the land using reporting for most of the northeast state except Assam has not been done fully। हमारी कंट्री में जितना भी लैंड है उसमें से सिर्फ 93% लैंड का ही डाटा हमारे पास है। जो नॉर्थ ईस्ट साइड के जितने भी स्टेट है ना, असम को छोड़ करके जितने भी स्टेट है वहाँ के, उनके वहाँ पे जितनी भी लैंड है उसके बारे में हमारे पास पूरा एक्यूरेट डाटा नहीं है। अगर हम बात करें असम को छोड़ करके नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट है, लाइक मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, तो ये नागालैंड, मिजोरम, इनमें कितनी ज़मीन है उसके बारे में हमारे पास एक्यूरेट डाटा नहीं है यहाँ पे। तो ऑल ओवर 100% में से हमारे पास सिर्फ 93% का डाटा है कि 93% इंडिया के पास यहाँ पे लैंड है। बचे हुए जो 7% लैंड जो है वो हमारी कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में। असम को छोड़ दें, नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में पूरी तरीके से लैंड की गिनती नहीं हो पाई है। मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैज़ नॉट बीन सर्वेड। कुछ ऐसा इलाका जैसे कि आपका पीओके वाला इलाका, कश्मीर का वो इलाका जिसको कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है कि वो कितना बड़ा है। इसके साथ चाइना वाला इलाका, इंडिया चाइना का इलाका, जो चाइना ने कुछ इलाका हमारे कब्जा करके रखा है, उसके बारे में भी हमारे पास पूरा डाटा नहीं है। तो टोटल कितने ज़मीन का हमारे पास है? 93% लैंड का। यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, इसमें आपको एक चार्ट दिखाया गया है, 2 ईयर के बारे में बताया, 1960 टू 1961, और सेकंड कैटेगरी है आपकी 2002 से लेकर के 2003 का। तो अगर आप फर्स्ट इमेज देखोगे यहाँ पे, अपना फर्स्ट वाला जो आपका आपको चार्ट दिखाया हुआ है, इसमें क्या बोला गया है कि आपका जो फॉरेस्ट लैंड है वो कितना है? आपका 18.11% है, ठीक है। वहीं ये आपका यहाँ पे वही सेम चीज़ आपके यहाँ पे नीचे इसके क्या दिया हुआ है? बैरन एंड अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड। बैरन एंड अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड कितना है आपका? 12.01% है 1960 से 1961 के बीच में। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ कितना है आपका? 45.26% है हमारा। फिर वही परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड जहाँ पे जानवर चलते हैं वो कितना है? 4.71% लैंड है। एरिया अंडर मिक्स ट्रीज, क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, ऐसी जगह जहाँ पे आपके कुछ ट्री क्रॉप उगते हैं, ग्रोव्स वगैरह उगते हैं, वो कितनी ज़मीन है? 1.50% ज़मीन है। वहीं अगर 2002 और 2002 से 2003 का अगर आप डाटा देखोगे तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड कितने परसेंट है? 4% है। फैलो अदर देन करंट फैलो ये कितना है आपका? आपका 1% है। करंट फैलो आपका कितना है? 4.9% है। नेट जोन एरिया आपका कितना है यहाँ पे? 45.5% है। आपका ये फॉरेस्ट एरिया कितना है? 23.3% है। तो ये आपको अलग अलग डाटा दिया हुआ है यहाँ पे, आपको 2 टाइम पीरियड को आपको कंपेयर करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। कुछ चीज़ें, कुछ टाइप का लैंड इसमें बढ़ा है और कुछ टाइप का लैंड आपका इसमें घटा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 1960 से 61 के बीच में, तो आपके पास यहाँ पे जो फॉरेस्ट लैंड थी वो कितनी थी आपकी? 18.11%। वही आपका 2002 से 2003 के बीच में फॉरेस्ट लैंड कितनी होगी? 23.3%। तो फॉरेस्ट लैंड आपकी बढ़ी है यहाँ पे। वहीं कुछ लैंड आपकी घटी भी है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका 1960 से 61 के बीच में परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड कितना था? 4.71%। और 2002 से 2003 के बीच में यही सेम लैंड कितना था? 3.3%। तो ये कुछ लैंड आपकी घटी है और कुछ लैंड आपकी बढ़ी है। नेक्स्ट क्या बोला है?
द लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। जो परमानेंट पैस्चर यानी जो जानवरों के चढ़ने की ज़मीन थी वो कम हुई है टाइम के साथ यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। हैंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन about 2 or 3 year if they are included in the net zone area. The percentage of net zone area in India come about 54% of the total reporting area. इंडिया में जितनी भी लैंड है उसमें से 54% लैंड तो आपकी नेट जोन एरिया मतलब जहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर हो रही है, ठीक है, वो वाली एरिया आपके यहाँ पे बोली गई। हर स्टेट के अंदर नेट जोन एरिया ऊपर नीचे है आपका। यहाँ पे किसी स्टेट का नेट जोन एरिया ज़्यादा है, किसी स्टेट का कम है, 80% से भी ज़्यादा। इट इज़ ओवर 80% ऑफ टोटल एरिया इन पंजाब हरियाणा एंड लेस देन 10% अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एज पर 1952 के डाटा के हिसाब से हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 80% एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पे है? पंजाब हरियाणा के अंदर है। और 10% से भी कम एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पे हमारी? अरुणाचल प्रदेश, आपकी मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार के अंदर है। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया? कुछ ज़मीन ऐसी है जिसको कि हम वेस्ट लैंड की कैटेगरी के अंदर डालते हैं। वो ज़मीन जहाँ पे आपकी खेतीबाड़ी नहीं हो सकती वो वेस्ट लैंड की कैटेगरी में आएगी। वेस्ट लैंड के अंदर आता क्या है? तो रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरिया, ये सारी वेस्ट लैंड की कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे आपकी सेटलमेंट्स मतलब लोग घर बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, आपके रेलवेज बनाते हैं, इंडस्ट्री वगैरह बनाते हैं यहाँ पे। इसी के साथ लैंड डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measure to conserve and manage it, it has resulted in land degradation. This in turn has serious repercussion on society and the environment. अगर हम लैंड का कंटिन्यूस यूज़ करें बिना उसको कुछ दिए हुए, बिना उसकी देखभाल किए हुए, तो इस केस में क्या होगा? लैंड डिग्रेड हो जाएगी। लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो चलिए हम यहीं पे अपना चैप्टर को कवर करते हैं, ख़त्म करते हैं। विद दिस हमारा चैप्टर ख़त्म होता है पे पार्ट 1।